वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की उसमें मैंने आपको बोला वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट डिपेंड ऑन। एक किस पे डिपेंड नहीं करता है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ये मैंने आपको बोला। सेकंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैटलिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम टाइम को आगे पीछे ले जा सकता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता है। मैंने एक्सप्लेन किया। थर्ड, मैंने आपको बोला इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए रिएक्शन एज लॉन्ग एज स्टोइचियोमेट्री रिमेन्स अनचेंज्ड। फोर्थ, it does not depend on direction of attainment of equilibrium। आपने इक्विलिब्रियम को किस डायरेक्शन से अटेन किया है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है वैल्यू ऑफ की। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की, हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। इसका नाम था वांट ऑफ इक्वेशन। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, and for exothermic reactions equilibrium constant decreases with increase in temperature। मैंने ग्राफ भी शो की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। हर किसी रिएक्शन के लिए ये डिफाइन होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इट वाज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव्स प्रेडिक्शन एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किधर की तरफ चली गई, आइदर इट इज मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन और इट इज मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन, आपको आइडिया देता है कौन? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने एक वैल्यू याद रखा था वहां पर, अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू ग्रेटर देन 10⁻³ है उस वक्त रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड मतलब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू इट इज लेस देन 10⁻³ उस वक्त रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे। मतलब उस वक्त एक्सटेंट किधर की तरफ होगा? रिएक्टेंट की तरफ। रिएक्शन प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। इसके लिए भी मैंने आपको एग्जांपल्स शो किए थे। ठीक है। थर्ड, अगर किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू के EQ का वैल्यू किस रेंज में आता था? इट वॉज इन द रेंज ऑफ 10⁻³ टू 10⁻3। तब जाके रिएक्टेंट भी मौजूद होगा, प्रोडक्ट भी मौजूद होगा, एक्सटेंट सेम होगा। जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, तकरीबन दोनों बराबर होंगे। इसके लिए मैंने आपको 2 रिएक्शन शो किए थे। वहां पर मैंने आपको बोला एक रिएक्शन जब H2 कंबाइन करेगा किसके साथ? I2 के साथ, वो बनाएगा 2 टाइम्स HI। इस रिएक्शन का K वैल्यू इस रेंज में आता है। मतलब रिएक्टेंट्स भी होंगे, प्रोडक्ट्स भी होंगे, दोनों कंपेरेबल होंगे। फिर हमने एक और रिएक्शन डिस्कस की N2O4। याद रखना, जब ये डिसोसिएट होगा ये बनाएगा ट्वाइस NO2। ठीक है बेटा, इट इज दिस रिएक्शन व्हेन N2O4 डिसोसिएट्स इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसका K वैल्यू भी आता है इसी रेंज में। मतलब इन 2 रिएक्शनों में रिएक्टेंट्स भी मौजूद होंगे और प्रोडक्ट्स भी। ये भी हमने डिस्कस किया। आपको वैल्यू याद रखना है 10⁻3। इससे ज्यादा अगर K इक्विलिब्रियम का वैल्यू है तो प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अगर K इक्विलिब्रियम का वैल्यू है 10⁻³ से कम, तब जाके रिएक्शन आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। ठीक है, और जब ये वैल्यू आएगा इस रेंज में तो दोनों होंगे, रिएक्टेंट भी होंगे और प्रोडक्ट, दोनों का एक्सटेंट इक्वल होगा। फिर हमने फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की। ये हमें देता था प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। हमें डायरेक्शन मिलता था रिएक्शन का, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती थी। उसके लिए हमने डिफाइन किया एक टर्म, उसका नाम था कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट। कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट को मैंने एक्सप्लेन किया, ये होता है बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मगर यहां पर कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होते हैं। फिर मैंने आपको कहा इफ Kc का वैल्यू इफ क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ
QC इक्वल टू KC, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तब जाके कहां रखेगा ये, इक्विलिब्रियम पे। थर्ड कंडीशन क्या था, इफ QC इज ग्रेटर देन KC, तब जाके रिएक्शन जाएगा बैकवर्ड, वापस आएगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया, इस पे हमने एक प्रॉब्लम भी की। आप इसके लिए एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये याद रखना, QC और KC के दरमियान रिलेशनशिप, ये हमने डिस्कस किया। देखो बेटा, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यू पॉइंट नंबर 4 का एक और पॉइंट लिखेंगे। किसी रिएक्शन के लिए ये है इट इज QC वैल्यू, लेकिन उसका ज्यादा क्या है, KC। यहां पर एक रिएक्शन है, उसका जितना QC है उतना ये QC का है, ये KC का इक्वल है, ये इक्विलिब्रियम है। यहां पर मैंने बनाया, अब QC ज्यादा, ये QC ये KC है, क्लियर। देख बेटा, इस वाले रिएक्शन में QC कम देन KC, मतलब ये रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, ताकि ये जाएगा कहां पर, इक्विलिब्रियम की तरफ। इस रिएक्शन में QC ज्यादा है KC से, KC कम है, तो रिएक्शन करेगी कोशिश बैकवर्ड, ठीक है, कोशिश कम गसुन। यहां पर QC करेगा कोशिश ये बढ़ना चाहिए, ये कब बढ़ेगा, जब ये फॉरवर्ड जाएगा। यहां पर ये कोशिश करेगा QC कम हो, किसके बराबर है, KC के बराबर, तब जाके ये बैकवर्ड की तरफ आएगा। आप डायग्राम से भी ये एक्सप्लेन कर सकते हो। इफ QC इज लेस देन KC, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड, दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम को। इट इज प्रॉपर इक्विलिब्रियम, एक्चुअल इक्विलिब्रियम। यहां पर अगर QC का वैल्यू ज्यादा है देन KC, तब जाके रिवर्स, ये है बैकवर्ड, इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन BD, इट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन FD। याद रखना, आप ग्राफ से भी इसको शो कर सकते हो। दिस वाज फोर्थ प्रॉपर्टी। लिखो आज का टॉपिक फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो, यहां पर सिंपल इक्वेशंस है। हमारे पास एक रिएक्शन है, R कन्वर्ट्स इनटू P, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू K1 है। अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, अब मैंने लिखा RP कन्वर्ट्स इनटू R, ये K2 है। क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन K2 एंड K1। आप याद रखना, K2 इज इनवर्स ऑफ K1। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट याद रखना आज का, अगर आप रिएक्शन करेक्ट रिवर्स, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सल, क्लियर। एक रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब मैंने इस रिएक्शन को किया रिवर्स, मुझे बता रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन K2 एंड K1, ये होता है इनवर्स। जब रिएक्शन को हम रिवर्स करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सल। सेकंड को A2 प्लस B2, अच्छे से अंडरस्टैंड करना। यहां मुझे मिला 2 टाइम्स AB, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है K1 इस रिलेशन के लिए। अब मैंने ये काम किया, मैंने इसको किया मल्टीप्लाई 1/2 से, यहां मिलेगा मुझे AB। क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन K2 एंड K1। बस याद रखना, अगर किसी रिएक्शन को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी टर्म से, उसको पावर में ले लो। सिंपली याद रखना K2 इज इक्वल टू K1, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया 1/2 से, इसका मतलब है 1/2 इधर आएगा। जिस चीज से मल्टीप्लाई करोगे उसको पावर में ले लो, नोट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन करो, A2 प्लस B2 gives 2 टाइम्स AB। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं इधर भी लिख सकता हूं, इट इज K1। अब मुझे ये कह रहा है सेकंड रिएक्शन, इसमें कह रहा है AB कन्वर्ट हो रहा है A2 1/2, B2 1/2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2।
क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन K2 एंड K1। जल्दी करो, समझ आवा। ये क्वेश्चन मैंने इन दो से फ्रेम किया। अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है। किसी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे किसी फैक्टर से n से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को उसी फैक्टर से स्क्वायर करना है, वो स्क्वायर करना है उसको उसी फैक्टर से, ठीक है। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो नया K2 बनेगा K1 का 1/2, ये आएगा रूट अंडर रूट K1। देख बेटा कैसे आएगा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो, बताओ फर्स्ट यहां पर ये प्रोडक्ट में है ए बी, अब यहां पर ये रिएक्टेंट में, मतलब ये क्लियर है रिएक्शन को इसने किया रिवर्स। जैसे ही रिएक्शन रिवर्स होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सल, इनवर्स में आएगा। अब देख सेकंड रिएक्शन को क्या किया, इसने किया मल्टीप्लाई, इसने मल्टीप्लाई किया 1/2 से 1/2 से, तब जाके ये 2 कट हुआ, मतलब सेकंड को इसने मल्टीप्लाई किया, वो आएगा ऐसे, इसका आंसर आएगा ऐसे। समझ आवा। हेलियम तो बनिम रिएक्शन रिवर्स, इसलिए K2 इनवर्स ऑफ K1। अब देख सेकंड रिएक्शन को इसने क्या किया, इसने मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। अगर हम इथे बड़े थोमुत 2, तब जाके B2 A2 एंड B2 तेले हो सुधी लिखुन क्या K2 1/K1, तब जाके कुछ नहीं, लेकिन इसने सेकंड रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया है 1/2 से, वो 1/2 जाएगा स्क्वायर में, इसका आंसर आएगा K2 इक्वल टू दिस। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं K2 इक्वल टू 1/√K1। K1 का वैल्यू दिया होगा, आप निकाल सकते हो K2 का। ये पॉइंट याद रखना। जैसे ही मैंने रिएक्शन को रिवर्स किया, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का K1 वैल्यू ज्यादा होगा, रिवर्स रिएक्शन का K2 वैल्यू कम होगा, बिकॉज ये क्या बनता है, ये रेसिप्रोकल में आता है, ये इनवर्स होता है, 1/2 में आता है, ठीक है। युथी रिएक्शन से रिवर्स करे अमुक K कांस्टेंट गसन इनवर्सल, तब जाके अगर फॉरवर्ड का K वैल्यू ज्यादा होगा, रिवर्स का K वैल्यू कम होगा, हमेशा याद रखना। क्लियर बेटा, दिस इज क्वेश्चन। थर्ड पॉइंट याद रखो, इसी में अगर हम किसी रिएक्शन के लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज H3PO4। मैंने इसमें तीनों H निकाले एक ही स्टेप में, इट इज 3 टाइम्स H प्लस एंड P4 -3। क्लियर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, बड़ा K। अब मैंने इस रिएक्शन को किया स्टेप्स में, पहले मैंने पहला H निकाला, H यहां पर क्या बचा, इट इज H2PO4 -1, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अब इसको निकालो, H2PO4 नेगेटिव से निकालो एक और H, क्या बनेगा H प्लस, यहां बचेगा HPO4 -2। समझे यन एम खतर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। थर्ड स्टेप करो, इसमें से निकालो HPO4 -2 से निकालो, बताओ बेटा क्या बनेगा H प्लस PO4 -3। क्लियर, क्वेश्चन मुझे कह रहा है बताओ बड़ा K और इन K के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अगर आप रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये ऊपर वाली रिएक्शन फिर से बनेगी। सिंपली याद रखना, जो बड़ा K होता है इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ K1 इंटू K2 इंटू K3। जितने स्टेप्स होंगे उसके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं उनको ज़रब करो, आपको मिलेगा बड़ा K। नोट करो, लार्ज K इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। हर स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ज़रब करो, मल्टीप्लाई करो, उससे मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वन स्टेप रिएक्शन। नोट करो, ये आसन प्रोडक्ट्स बराबर, नोट करो। दिस वाज फिफ्थ प्रॉपर्टी। मैं कंक्लूड करता हूं, इफ रिएक्शन इज रिवर्सड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सड। सेकंड पॉइंट, if any reaction is multiplied by factor n, then equilibrium constant is raised by that factor। वही फैक्टर पावर में लेना पड़ता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर कोई रिएक्शन को हम एक स्टेप में करेंगे, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, उसी रिएक्शन को करेंगे मोर देन वन स्टेप, हैविंग
K1, K2 एंड K3 एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। जो बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये हमेशा बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K1, K2 एंड K3। नोट करो, ये है फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 6 पे आ जाओ, प्रॉपर्टी नंबर 6। समझ आ रहा है? बहुत आसान है। लिखो 6, यूनिट्स। यूनिट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट्स लिखो या डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डायमेंशंस ऑफ के इक्विलिब्रियम। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर इसने के ए को बताया, के ए इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, तब जाके ऑलवेज यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अगर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी डिफाइन किया, तब जाके ये ऑलवेज यूनिटलेस। क्यों? बिकॉज, इसका रीजन ये है, बिकॉज हियर वी specify standard state of, here we specify standard state of reactants and products। यहां पर स्टैंडर्ड स्टेट स्पेसिफाई होती है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम के ए से डिनोट करते हैं ये यूनिटलेस होता है। यहां पर आपको कुछ नहीं देखना है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट भी नहीं देखना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं देखना है, सिंपली लिखो यूनिटलेस। आप जाके हमारे पास है केपी एंड केसी, याद रखना। अगर इसने कहा इनको इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, फिर इसने कहा व्हाट इज यूनिट ऑफ केपी एंड केसी इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसने मेंशन किया, स्पेसिफाई किया स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तब जाके देन बोथ, तब जाके ये किसके बराबर आएगा? के ए के बराबर। ये बराबर टाइम साथ क्या है? टाइम साथ दोनों वही, बोथ के पी एंड के सी आर यूनिटलेस, इनका कोई यूनिट नहीं होता है और दे आर डायमेंशनलेस। स्टैंडर्ड्स अगर हम उन स्टैंडर्ड कंडीशन मज क्या KPS तो KCS वैल्यू यम साथ रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स मेंशनड इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट, तब जाके ये दोनों बनेंगे KA के बराबर। आपको पता ही है KA का कोई यूनिट नहीं होता है, कुछ भी नहीं देखना है। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, इफ स्टैंडर्ड स्टेट मेंशन नहीं है, इफ reactants and products are not in terms of activity, और इनकी concentration in terms of activity नहीं है, is not in terms of activity, activity हिसाब क्यों किया, then KP and KC can have units डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, ये रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, देख कैसे, ऐसे ही लिखो, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जनरली गैसोस प्रोडक्ट, then KP and KC have no unit, तब भी इसका कोई यूनिट नहीं होता है। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तब जाके KP का कोई यूनिट नहीं होता है, ना इधर KC का कोई यूनिट होता है। लेकिन इफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ गैसोस मोल्स लिखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट not equal to number of moles of product, तब जाके then KP and KC have units। नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बोला, याद था उन। अगर से वो बनाई
के ए का यूनिट क्या है? आप हमेशा कहोगे इसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस, बिकॉज के ए में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लेते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट। हम स्पेसिफाई करते हैं रिएक्टेंट्स भी स्टैंडर्ड स्टेट में है, प्रोडक्ट्स भी स्टैंडर्ड स्टेट में। प्रेशर के लिए होता है स्टैंडर्ड स्टेट बार, ठीक है, उसके लिए होता है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन के लिए। लेकिन अगर उसने कहा व्हाट इज यूनिट ऑफ के पी एंड के सी, तब जाके आपको क्वेश्चन को देखना है। अगर ते वोन के पी तो के सी क्या यूनिट, मगर रिएक्शन दुबनी रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, उसने दिया स्टैंडर्ड स्टेट, तब जाके आपको फिर से लिखना है के पी एंड के सी आर यूनिटलेस। मगर अगर ते वोन है ना रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड स्टेट में मेंशन क्या, कंसंट्रेशन इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, तब जाके के पी और के सी का यूनिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके लिए मैंने लिखा वो आपको देखना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में कितने गैस और मोल्स है। अगर वो बराबर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तब जाके के पी और के सी है नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लेकिन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, वो बराबर नहीं है, देन के पी एंड के सी है यूनिट। आपको चेक करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, डेल एन जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो ये मोल्स होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसवस रिएक्टेंट्स, अब हम ये भी लिख सकते हैं गैसवस रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसवस प्रोडक्ट्स, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पर हमें याद रखना है के सी के लिए फार्मूला हमेशा याद रखो, इट इज मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन होता है, इट इज डेल्टा एन जी का वैल्यू, कहानी खत्म। के पी के लिए फार्मूला हमेशा याद रखो, हम इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। इसके लिए फार्मूला याद रखो एटमॉस्फेयर, आप यहां पर बाहर भी लिख सकते हो, जनरली एटमॉस्फेयर डेल्टा एन जी, कहानी खत्म। दिस इज पॉइंट नंबर 6, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नोट करो। क्लियर हुआ? अब हम करेंगे क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज तक हमने पढ़ा उस पर हम करेंगे क्वेश्चंस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट हैव यूनिट इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, कहानी खत्म। Kp and Kc does not have unit if concentration of reactant and product are taken in terms of activity, standard state में। लेकिन Kp and Kc can have unit if concentration of reactant and product are not in terms of activities, वो standard state में नहीं है। उस वक्त क्या देखोगे, if number of moles of gaseous reactants is equal to number of moles of gaseous products, मोल्स बराबर दुश्मन साइड तो खोड़ साइड, तम साथ नस केपीएस यूनिट नस केसीएस। लेकिन जब मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसवस रिएक्टेंट्स, ये क्या है, मोल्स ऑफ गैसवस रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ गैसवस प्रोडक्ट्स, जब ये बराबर ना हो तब जाके केपी एंड केसी हैव यूनिट। यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर केसी कदर एंड दिस फार्मूला टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ केपी। क्वेश्चन लिखो, वही हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, राइट इक्विलिब्रियम लॉ, राइट इक्विलिब्रियम लॉ। जैसे मैंने आपको बोला राइट इक्विलिब्रियम लॉ, इसका मतलब है आपको लिखना है के सी एंड के पी, ठीक है, के सी एंड के पी, राइट इक्विलिब्रियम लॉ, कामा आइडेंटिफाई टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ, ये इक्विलिब्रियम कौन सा है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब ये फिजिकल है या केमिकल, फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम, ये है होमोजेनस या हीटेरो, होमो है या हीटेरो, आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है, हीटेरोजेनस, क्लियर। उसके बाद राइट यूनिट ऑफ Kp and Kc, लास्ट पॉइंट राइट रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, ये भी लिखो,
बिटवीन Kp एंड Kc, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास क्वेश्चन भी है, हमारे पास एक्सरसाइज भी है, इसमें सारा आपको क्लियर होगा। मैं आपको रिएक्शन दूंगा, आपको लिखना है Kp एंड Kc फॉर द रिएक्शन, मतलब आपको लिखना है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है ये रिएक्शन होमोजेनस है या हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है, वो आसान है। फिर आपको लिखना है यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc, वो आपको मैंने बोला, और उसके दरमियान कौन सी रिलेशनशिप है। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटा, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे H2 प्लस I2 2 HI। मैं आपको यही पे दूंगा, स्टेट मैं मेंशन करूंगा। बताओ बेटा क्या करोगे। फर्स्ट राइट Kp एंड Kc, याद रखना पहले हमेशा कैलकुलेट करना डेल्टा Ng। बताओ डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, इट इज 1, इट इज 1, 1 + 1 2, 2 - 2 = 0। क्लियर। अभी मैंने कहा अब लिखो इसके लिए Kc, राइट, इक्विलिब्रियम लॉ। Kc किसके बराबर आएगा, वो ऐसे आएगा, इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ HI पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 कोएफिशिएंट्स ऑफ रेज़ टू पावर। कल मैंने आपको पढ़ाया, ये बन गया इसका Kc। बताओ Kp क्या, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा। आपको स्क्वायर ब्रैकेट के बदले क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर P, इट इज PHI2 डिवाइडेड बाय PH2 पावर 1 इंटू PI2 पावर 1। ये है Kp का वैल्यू, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा इक्विलिब्रियम है। मैं लिख सकता हूं इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पर रिएक्शन होगी। इट इज ए केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट है। ये फिजिकल, ये होमोजेनस है, हेटेरोजेनस, सारे एक ही फेज में। इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इट इज होमोजेनस इक्विलिब्रियम, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। क्लियर। अब आजा एक और पॉइंट पे, बताओ यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। देख मैंने आपको नहीं बताया ये स्टैंडर्ड स्टेट में है, मैंने आपको बताया Kp और Kc का यूनिट बताओ। आपको चेक करना है डेल्टा Ng का वैल्यू, डेल्टा Ng का वैल्यू 0 के बराबर। तभी मैंने कहा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, तब जाके कोई यूनिट नहीं आएगा। देखो हम कर भी सकते हैं। Kc का यूनिट क्या मैंने बताया आपको, फार्मूला, इट इज मोल पर लीटर। डेल Ng का वैल्यू 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, मतलब Kc का वैल्यू 1 के बराबर आया, इसका कोई यूनिट नहीं है। ऐसे ही बताओ व्हाट इज यूनिट ऑफ Kp, इट विल बी एटमॉस्फेयर पावर क्या था, डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है, 0, इसीलिए मैंने कहा हमेशा गुणित करो डेल्टा Ng मोल। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, Kp इज अगेन यूनिटलेस। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। कल मैंने आपको बोला अगर कोई रिएक्शन खोते डेल्टा Ng बराबर 0, Kp इक्वल टू Kc। आप फार्मूला से भी निकाल सकते हो, Kp इक्वल टू Kc, इट इज RT। डेल्टा Ng का वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, ये किसके बराबर, 1 के बराबर। इसका मतलब है Kp इक्वल टू Kc। ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, नोट करो। वो बेटा क्लियर। आपको नीट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, JEE में आएंगे, अच्छे से आना चाहिए। जो मैंने आज तक आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया, आपको ये सारे क्वेश्चंस आने चाहिए, तब जाके आपको वो क्लियर है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए मतलब गड़बड़ है। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन को, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है बेटा, हम कंटिन्यू करेंगे। मैं वो नहीं चाहिए लिखूं इक्विलिब्रियम लास्ट लिखूं, व्हाट डज दैट मीन, आपको लिखना है। मैंने कहा दो इंपॉर्टेंट है, Kc एंड Kp। इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है या केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम है या हेटेरोजेनस, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यूनिट ऑफ Kp एंड Kc। क्लियर। लास्ट पॉइंट में आपको करना है रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है।
मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया, ये हमारे पास है असाइनमेंट, ऊपर वाला मानो आप असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 है H2 प्लस I2 गिव्स 2SHI। इसके लिए ये सब कुछ निकालो। मैंने क्या किया, फर्स्ट मैंने कहा आपको गोडनेस निकालूं डेल्टा एनजी करत मोलो। डेल्टा एनजी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसोस प्रोडक्ट्स, वो 2 है, माइनस करो समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसोस रिएक्टेंट्स, कितनी है, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1 था, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। डेल एनजी का वैल्यू 0 के बराबर। अब देख लिखो केसी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कोएफिशिएंट्स ऑफ रेसिड्यू पावर्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये हमने सीखा है। इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको स्क्वायर ब्रैकेट की जगह डालना है पी का, पी सिंबल, पार्शियल प्रेशर, बस कोएफिशिएंट्स ऑफ रेसिड्यू पावर्स, और अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में होता है, वो मैंने कल आपको सिखाया। इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला इसमें ये केमिकल रिएक्शन हुई है, बॉन्ड्स बन गए, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही फेज में, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में, सारे गैस है, इसलिए होमोजेनस इक्विलिब्रियम है। होमो स्टैंड्स फॉर सिमिलर, जीनस स्टैंड्स फॉर फेज, सिमिलर फेज, सेम फेज। उसके बाद मैंने क्या कहा आपको, अब बताओ यूनिट, केसी का यूनिट क्या आएगा, मोल पर लीटर, उसका पावर 0 है डेल एनजी का, इट इज इक्वल टू 1, इट इज यूनिटलेस। ऐसे ही केपी का वैल्यू आएगा एटमॉस्फेयर, पावर आएगा 0, एनीथिंग रेज्ड फॉर 0 इज 1, इसलिए केपी का वैल्यू भी 1 के बराबर, मतलब यूनिटलेस। रिलेशनशिप बताओ, हमें पता है केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल एनजी, डेल एनजी का वैल्यू 0, ये टर्म किसके बराबर, 1 के बराबर, केपी इक्वल टू केसी। कल मैंने कहा जिस रिएक्शन के लिए डेल एनजी का वैल्यू 0 के बराबर आएगा उसके लिए केपी ऑलवेज इक्वल टू केसी। नोट करो फर्स्ट। ऐसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, सेकंड पार्ट उठाओ, क्वेश्चन नंबर 2, पहला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकालो। क्वेश्चन 2, ट्वाइस NO2 कन्वर्ट हुआ N2O4 में, इट इज गैसवस, इट इज गैसवस। करो सारे पार्ट आंसर।